मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास विषय के अंतर्गत पाठ 13 स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति पढ़ने वाले हैं। इसके पहले भाग में मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी समस्याएं थी। स्वतंत्रता युद्ध तो समाप्त हुआ, किंतु भारत की जो सबसे बड़ी समस्या थी, स्वतंत्र भारत में अनेक रियासतें और रजवाड़े थे। अब उन रियासतों और रजवाड़ों को अपने देश के साथ जोड़ करके रखना, तो सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि उन रजवाड़ों के जो राजा थे, जो महाराजा थे, जिनकी रियासतें थी, उनको मनाना, उनको समझाना और फिर अपने देश में उन्हें इन्वॉल्व करना, उन्हें जोड़ना। भारत के कुछ हिस्से पे अभी भी पुर्तगाली और फ्रांसीसियों की सत्ता बरकरार थी। पुर्तगाली और फ्रांसीसी अपना देश छोड़ने को तैयार नहीं थे। यह बातें हम लोगों ने पिछले पाठ में पढ़ी थी कि लगभग 600 रियासतें भारत में थी। 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय प्रजा परिषद की स्थापना की गई और तभी से ही इस प्रजामंडल ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया था। इन रियासतों के विलयीकरण की जो समस्या थी, उस समय के जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्हें यह जवाबदारी सौंपी गई। जूनागढ़ और हैदराबाद, कश्मीर की रियासतों को छोड़कर अन्य रियासतें भारत में विलीन हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें सरदार के नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, इनके बारे में हम लोगों ने पिछले पाठ में भी पढ़ा था कि किस तरह से इस समस्या को उन्होंने बड़े ही कूटनीतिक तरीके से हल करने का कार्य किया। जूनागढ़ का विलय, जूनागढ़ सौराष्ट्र की एक रियासत थी। प्रजा भारत में सम्मिलित होना चाहती थी, किंतु वहां का जो नवाब था वह भारत में सम्मिलित नहीं होना चाहता था। उसका झुकाव पूरी तरह से पाकिस्तान की तरफ था, किंतु प्रजा के कड़े विरोध के बाद नवाब को भारत छोड़ करके पाकिस्तान भाग जाना पड़ा और तत्पश्चात 1948 ईस्वी फरवरी में जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा किस तरह से हैदराबाद मुक्ति संग्राम के बारे में पढ़ा, उसके बारे में देखा कि स्वामी रामानंद तीर्थ का जो महत्वपूर्ण रोल था, उन्होंने अपना किस तरह से हैदराबाद स्टेट कांग्रेस की स्थापना की। वहां पर निजाम का एक छत्र राज था, निजाम ने उनके इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया। निजाम के खिलाफ जनता भी भड़क उठी, जनता ने भी संग्राम किया। स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में फिर से संग्राम शुरू हुआ और उसमें प्रमुख रूप से नारायण रेड्डी, सिराजुल हसन का सहयोग रहा। पीपी नरसिंह राव और गोविंद भाई श्राफ जैसे निष्ठावंत अनुयायी स्वामी रामानंद तीर्थ जी के थे। जुलाई 1947 ईस्वी में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया कि हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया जाए, परंतु निजाम ने भारत विरोधी नीति अपनाई। भारत विरोधी नीति अपनाने के बाद भी उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी भी तरह से निजाम मानने को तैयार नहीं था। और कासिम रजवी का निजाम को पूरी तरह से सहयोग था। उसने रजाकार संगठन की स्थापना की थी और उसके जो सहयोगी थे, वे लोकतांत्रिक आंदोलन जो भी लोग कर रहे थे हैदराबाद में, उन पर अत्याचार कर, उन्हें हर तरह से परेशान करने का कार्य करते थे। उसके बाद भारत सरकार ने पूरी तरह से पुलिस कार्रवाई करने का मन बनाया और इस तरह से 13 सितंबर 1948 ईस्वी को निजाम के विरुद्ध ऑपरेशन पोलो की शुरुआत की गई। 17 सितंबर 1948 ईस्वी का निजाम ने आत्मसमर्पण किया और इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान आर्य समाज का रहा। यहाँ पर हम देखते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अभिवादन निजाम ने किया। इसके बाद हैदराबाद मुक्ति संग्राम में मराठवाड़ा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वामी रामानंद तीर्थ, बाबा साहेब परांजपे, गोविंद भाई श्राफ, अनंत भालेराव, आसाताई वाघमेरे आदि लोगों ने हैदराबाद मुक्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्यार्थियों ने भी जगह जगह पर वंदे मातरम आंदोलन शुरू किया। वंदे मातरम गाया गया स्कूलों में, कॉलेजों में। उसमें भी प्रमुख रूप से वेद प्रकाश, श्यामलाल गोविंद पानसरे, बहिरजी सिंधे, श्रीधर वर्तक, जनार्दन मामा, सोयबुल्ला खान आदि ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, त्याग किया। इस तरह से 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति संग्राम का विजय दिवस मनाया जाता है
और इसी दिन मराठवाड़ा में भी मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने बच्चों पिछले पार्ट में पढ़ा था। अब इसके आगे की जो सबसे प्रमुख समस्या थी वह थी कश्मीर की समस्या, जिसे आज हम देखने वाले। कश्मीर रियासत का नरेश हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का निश्चय किया था। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर का विलय किसी भी तरह से पाकिस्तान में हो जाए। वह पाकिस्तान के दबाव में हरि सिंह आ गए थे। पूरी तरह से दबाव बनाया पाकिस्तान ने। लेकिन 17 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के उकसाने और भड़काने पर शस्त्रधारी घुसपैठियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया। तब हरि सिंह ने भारत में विलय होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार भारत में विलीन होने के पश्चात भारतीय सेना को कश्मीर की रक्षा करने के लिए भेजा गया। सेना ने कश्मीर के विशाल भू क्षेत्र पर अपना कब्जा किया, घुसपैठियों को अपने देश से भगाया। घुसपैठियों ने जो कब्जा करके रखा था कश्मीर में, उनसे मुक्त कराने का काम भारतीय सेना ने किया। इस तरह से कश्मीर का विलय भारत में हुआ। फिर फ्रांसीसी उपनिवेशों का विलय। अभी भी फ्रांस और पुर्तगाल जो थे, उन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य कई भागों में जमा करके रखा था। वे किसी भी तरह से भारत को छोड़ना नहीं चाहते थे। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात भी चंद्रनगर, पुदुचेरी, कारिकल, माहे और यानम प्रदेशों पर फ्रांस का आधिपत्य था। उन प्रदेशों के भारतीय लोग भारत में सम्मिलित होने को उत्सुक थे। ये प्रदेश भारत के घटक थे, अतः वे भारत को सौंपे जाए, यह मांग भारत ने की। फ्रांस ने 1949 ईस्वी में चंद्रनगर में सार्वमत लिया। वहां की जनता ने भारत के पक्ष में अपना मत दिया। इस तरह से फ्रांस ने भारत के अन्य प्रदेश भी सरकार को सौंप दिए। चंद्रनगर भारत के सुपुर्द किया गया। फिर गोवा मुक्ति संघर्ष। पुर्तगाल ने अपना अधिकार के जो प्रदेश थे, गोवा पर पूरी तरह से आधिपत्य जमा करके रखा था। वह भारत को इसे सौंपने को इनकार कर रहा था। पुर्तगाली सरकार ने, जनता ने कई बार जागृति करने का कार्य डॉक्टर टीवी कुन्ना ने किया। वहां पर पुर्तगाली सरकार किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। डॉक्टर टीवी कुन्ना को गिरफ्तार करके 8 वर्षों के लिए कारावास में डाल दिया। 1946 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा मुक्ति के लिए सत्याग्रह आरंभ किया। वहां पर डॉक्टर टीवी कुन्ना ने भी मुंबई में गोवा लीथ युग संगठन की स्थापना की। वे गोवा आए, भाषणबंदी का आदेश तोड़ा। कुन्ना को 8 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई गई। 1946 ईस्वी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गोवा मुक्ति के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया। उन्होंने प्रतिबंधक आदेशों को ठुकरा करके गोवा के मडगांव में भाषण दिया। इसके लिए उन्हें पुर्तगाली सरकार ने गोवा की सीमा से पार कर दिया। इसी समय गुजरात के दादरा और नगर हवेली के पुर्तगाली उपनिवेश को मुक्त करने के लिए आजाद गोमंतक दल स्थापित किया गया। 2 अगस्त 1954 ईस्वी को इस दल के युवाओं ने सशस्त्र आक्रमण कर दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली सत्ता से मुक्त किया। इस आक्रमण में विश्वनाथ लवंदे, राजा भाऊ वाकणकर, सुधीर फड़के, नाना साहेब काजरेकर आदि ने हिस्सा लिया। 1954 ईस्वी में गोवा मुक्ति समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने महाराष्ट्र से सत्याग्रहियों की अनेक टुकड़ियां गोवा में भेजी। उनमें नागा गोरे, सेनापति बापट, पीटर अल्वारिस, महादेव शास्त्री जोशी और उनकी पत्नी सुधाताई आदि का सहभाग था। मोहन रानडे गोवा मुक्ति आंदोलन के एक जुझारू नेता थे। पुर्तगाली सत्ता ने सत्याग्रहियों पर अनगिनत अन्याय और अत्याचार किए। परिणामतः भारत का जनमत अधिक क्षुब्ध हुआ। गोवा के स्वाधीनता युद्ध ने भयानक और उग्र स्वरूप धारण किया। भारत सरकार पुर्तगाली सरकार के साथ समझदारी और संयम से बातचीत करना चाहती थी, किंतु पुर्तगाली सरकार किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। अंततः विवश होकर के भारत को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। दिसंबर 1961 ईस्वी को भारतीय सेना ने गोवा में प्रवेश किया और 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त हुआ। भारत की भूमि से साम्राज्यवाद को जड़ से उखाड़कर फेंका गया। इस तरह से भारत के स्वतंत्रता युद्ध के सच्चे अर्थ में परिपूर्ति हुई।
यहाँ पर हम देखते हैं कि कश्मीर की जो समस्या थी उसको बड़े ही सूझबूझ के साथ हल किया गया और भारत में उसका विलय किया गया। और फ्रांस और पुर्तगाल के जो उपनिवेश थे, उन्होंने जिस पर भारत के जिस हिस्से पर कब्जा जमा करके रखा था, उसे भी सैनिक कार्रवाई के साथ पूरी तरह से रणनीतिक कूटनीतिक तरीके से भारत में मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस तरह से भारत की भूमि से साम्राज्यवाद को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ करके फेंका गया। तो यहाँ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का चित्र है, डॉक्टर टीबी कुन्ना जिन्होंने गोवा को मुक्त कराने में बहुत ही अथक प्रयास किया, संघर्ष किया। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। हाँ बच्चों, को समझ में आया क्या? हाँ सर।